नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। आज बात वर्ल्ड डिप्लोमेसी को लेकर करेंगे और सवाल सबसे पहले यही कि क्या दुनिया अब दो खेमों में बट गई है? क्या यूक्रेन की जंग अब सिर्फ कीव और मॉस्को की लड़ाई नहीं बल्कि महाशक्तियों के टकराव का खड़ा बन गई है? ऐसा माना जा रहा है कि बीते दिन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की अहम मुलाकात ने तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल दिया है। इस मुलाकात में यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक नया वॉर प्लान तैयार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में यूक्रेन की हवाई सुरक्षा मजबूत करने, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर मिसाइलों की आपूर्ति करने और रक्षा उत्पादन में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी ओर इजराइल के साथ अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी और रूस के साथ ईरान, चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते सैन्य सहयोग ने दुनिया भर की चिंता इस वक्त बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या व्हाइट हाउस में हुई यह बैठक यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल देगी? क्या ट्रंप के फैसले के बाद पुतिन और आक्रामक होंगे? और क्या दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां हर सैन्य फैसला वैश्विक तनाव को और खतरनाक बना सकता है? आज हम आपको दिखाएंगे ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात के अंदर की पूरी डिटेल्स, पूरी कहानी, रूस के अगले दांव का विश्लेषण और उस वैश्विक शांति संघर्ष की तस्वीर जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स हम आपके लिए इकट्ठा करके लाए हैं। मैप के जरिए जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। दुनिया कैसे दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक खेमा जहां अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत और बहरीन और साथ ही साथ जॉर्डन भी है। अब देखिए, अमेरिका, इजराइल तो समझ आता है, लेकिन ये जो कंट्रीज है, अगर आप यूक्रेन को छोड़ते तो बाकी सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो कि सीधे तौर पर बैटिंग कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के पक्ष में। दूसरी तरफ अगर आपको बता दें, रूस के खेमे में यानी कि ईरान की तरफ से बैटिंग करने वाले वो कौन कौन से कंट्रीज हैं आपको बता देते हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूती विद्रोही, इराक के मिलिशिया, सीरिया के मिलिशिया, यानी कि सारे प्रॉक्सीज जो ईरान के प्रॉक्सीज है मिडिल ईस्ट में, वो लगातार इस तरीके की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब रूस की बात करें तो रूस अंदर खाने से, चीन अंदर खाने से इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम जो तस्वीर है जिसमें हूती आ जाते हैं, जिसमें हिजबुल्ला आ जाते हैं, जिसमें मिलिशिया ग्रुप्स आ जाते हैं और उत्तर कोरिया सबसे ज्यादा अहम कड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर ये तमाम एक साथ आए तो ये दूसरे जो खेमा है उसको और ज्यादा दिलचस्प बना सकते हैं। इस लड़ाई को दो खेमों में बंटने के बाद अगर क्या इसकी डिप्लोमेटिक टर्न्स रहते हैं, कैसी तस्वीर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। एक और जल्दी से डिटेल आपके सामने रखते हैं और इस मैप के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि पूरी दुनिया और पूरा ग्लोब अब कैसे दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले ये ब्लू से जो इंडिकेट हमने किया है, ब्लू से इंडिकेटेड अमेरिका के रीजन्स आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका जो साथ है ही, दूसरी तरफ आ जाइए इस तरफ रणनीतिक समर्थन कौन कौन दे रहा है। यहाँ पर मिडिल ईस्ट के ये तमाम कंट्रीज, जॉर्डन हो गए, यूक्रेन हो गया या ओमान हो गया या सीधे तौर पर बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, ये तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज प्रॉब्लम इसी क्षेत्र में है और इसी क्षेत्र में अमेरिका ने अपने बेसेस बनाए हुए हैं। यही हमले ईरान कर रहा है और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा तनातनी बनी हुई है। अब इसके अगेंस्ट में कौन सा धड़ा है, वो रेड से इंडिकेट किया हमने, जल्दी से वो आपको भी दिखा देते हैं। रूस जो कि समूचा अगर कहे समूचे तौर पर चीन और रूस इनडायरेक्टली जो है बैटिंग कर रहे हैं ईरान के पक्ष में अभी तक। और ईरान कहां है ये देखिए। अब मिडिल ईस्ट का जो पूरा धड़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर ईरान और तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को देखें तो रूस, चीन हो या फिर बीजिंग की जो रणनीति हो, उत्तर कोरिया हो, ये तमाम जो रेड से हमने इंडिकेट किया ये मिडिल ईस्ट में एक नया जलजिला लाने वाले हैं। अब ब्लू बनाम रेड ये इसलिए हमने दिया है क्योंकि सीधे तौर पर रूस और अमेरिका के बीच में एक फाइट चल रही है। वो फाइट इनडायरेक्ट फाइट है, उसे सीधे तौर पर कोई रूपरेखा या कोई नाम नहीं दिया गया है। लेकिन टीम ए और टीम बी इसलिए हमने इंडिकेट किया है क्योंकि सीधे तौर पर इसको जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है ग्लोब में, इसको लेकर तस्वीर क्या बन रही है। जल्दी से इसी पर चर्चा करें तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका ग्रुप कैप्टन आशीष साय से हमारे साथ कनेक्टेड दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर DK गुप्ता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल साय सर आप ही से, दुनिया दो खेमों में बट गई है,
हमने इंडिकेट कर दिया ब्लू और रेड से, लेकिन क्या आप इसे एनालाइज कर पाए हैं? इससे आप क्या इंडिकेट कर पाएंगे कि एक्चुअल कंडीशन क्या है? ग्लोब क्या अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है? जैन ऋतु, एकेडमिक डिस्कशन है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है। ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। ग्लोबल ऑर्डर में वॉरसॉ के बाद से आज तक कोई भी मेजर एनालिसिस की किसका अलाइनमेंट किस तरफ है आपको पता है? वॉरसॉ, नाटो और नॉन अलाइंड तीन ग्रुप्स हुआ करते थे। जब 90s में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट किया, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली वॉरसॉ पैक्ट खत्म हो गया, माना गया, और उसके 15 कंट्रीज में यूएसएसआर बट गया था। 15 नेशंस, डिफरेंट इंडिपेंडेंट नेशंस विद देयर ओन फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय से ग्लोबल ऑर्डर थोड़ा सा इम्बैलेंस होने लगा, क्योंकि ये कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हुई आफ्टर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, सोवियत संघ बोलते थे उसको, रशिया के पहले, तो उसमें से कुछ कंट्रीज ने नाटो ज्वाइन कर लिया। तो एक तरफ वॉरसॉ कोलैप्स कर गया, दूसरी तरफ नाटो के नंबर्स बढ़ गए, इंक्लूडिंग उनका जो प्राइमरी एनिमी था यूएसएसआर, उसके तीन धड़ों ने, लाटविया, लिथुआनिया एंड वन मोर, इस्टोनिया आई थिंक, इन तीनों ने नाटो ज्वाइन कर लिया था। तब से धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा था एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ। यूनिपोलर नाटो को माना जा रहा था, लेकिन ट्रंप 1 के बाद से वर्ल्ड ऑर्डर में फर्दर चेंजेस शुरू हुए। ये यूनिपोलर यूएस होने लगा। यूएस ने डोमिनेशन शुरू किया, इंक्लूडिंग अपने ओन अलाइज के ऊपर। ये मेरी क्यूरियोसिटी के लिए सर एक क्वेश्चन और ऐड ऑन कर देती हूँ इसी से। एक तरफ हमने दिखाया, इंडिकेट किया कि पूरे के पूरे समूचे देश अमेरिका का साथ दे रहे, कतर हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो या यूक्रेन ही क्यों ना हो। अभी इसका मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ से बैटिंग कौन कर रहे हैं? ग्रुप्स, संगठन्स। और ये सीधे तौर पर अगर देखा जाए, चाहे मिलिशिया गुट हो, हूती हो, हमास हो, हिजबुल्ला हो, क्या ये कंपीट करने के लिए केपेबल इनफ है एक पूरे के पूरे धड़े से जिसमें अलग अलग देश शामिल है? ऋतु, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही डीप है। दो वर्टिकल्स रखते हैं, एक स्टेट पावर्स और एक जो प्रॉक्सीज हैं। तो प्रॉक्सीज की बात अभी हम नहीं करते, स्टेट पावर्स। तो अमेरिका, नाटो, ईयू, जो ट्रंप के पहले तक एक ऑर्गेनिक अलायंस दिखते थे, वो ट्रंप 1 के बाद, जो मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, उसके बाद से वो ऑर्गेनिक अलायंस नहीं रह गए। ईयू के और नाटो के कुछ कंट्रीज के बहुत मतभेद हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी पे। तो इसलिए हम इसको जस्ट बाइपोलर करके कि नहीं दो धड़ों में बढ़ गई, नहीं। नाटो अभी बहुत खफा है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी से या ग्लोबल हैंडलिंग से। इसीलिए उन्होंने इतने मेजर वॉर में अपने लॉसेस को सहते हुए भी अपने आर्टिकल 5 को वायलेट किया है। अमेरिका अंडर अटैक है और नाटो ने उसका साथ नहीं दिया है हॉर्मुज में। तो इसको इस चश्मे से भी देखना पड़ेगा ऋतु, क्योंकि ऊपर से ऊपर आपको लग रहा है कि ठीक है, नाटो है, ईयू है, ये सब अमेरिका के साथ हैं। फैक्ट है कि इनके अपने धड़े में जितनी मैसिव अलाइनमेंट रशिया और चाइना की है, नॉर्थ कोरिया को भी थोड़ी देर हटा देते, रोग नेशन है, उनका कुछ नहीं पता रहता, बट रशिया चाइना टुगेदर कंट्रोल मैसिव आर्सेनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अ माइटी मिलिट्री। तो ये एक है, जबकि नाटो, ईयू और अमेरिका ऑन टॉप, ये एक नहीं है। हमने इस वॉर में देखा कि नाटो ने अमेरिका का साथ एकदम डिनाई कर दिया। ना सिर्फ साथ नहीं दिया, नाटो के कुछ कंट्रीज ने अमेरिका को, तो लड़िएगा किससे लड़िएगा? एक क्षेत्रीय जब जंग शुरू होती है तो लड़िएगा किससे? पड़ोसियों से ही लड़िएगा ना। अमेरिका तो ईरान से कितना दूर है, ना हमले कर पा रहा है ईरान उस पर, ना अमेरिका को लेकर कोई रणनीति बनाएगा, ना आगे का ऐसा कुछ होने वाला है। अब ऐसा तो कोई तुरुप का इक्का नहीं छुपा रखा जो अमेरिका के ऊपर सीधे विस्फोट किया जाए। दामोदर जी, इस पर भी प्रश्न बनना बहुत जरूरी है कि वो रीजनल तौर पर अगर देखें, मिडिल ईस्ट के वो तमाम कंट्रीज जिसे अपने पाले में फिट कराए बैठा अमेरिका, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, मिडिल ईस्ट के वो तमाम ठिकाने हो जिन पर अपना पूरा हुकूमत और पूरा रुतबा जमाए हुए अमेरिका बैठा हुआ, वहां से कैसे लड़ेगा ईरान? अनम्यूट कीजिएगा दामोदर जी। देखिए, ईरान को लड़ना है तो वो लड़ रहा है, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान ने अमेरिका के जो जितने भी सरपरस्त मुल्क हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आप सऊदी अरबिया में देखिए, हुती के थ्रू, हुती कौन है सबको पता है पूरी दुनिया में कि
हुती को कौन प्रमोट कौन सपोर्ट करता है, हुती किसका अलाई है, सब पता है। लेकिन उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया है। और एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये भी कि उनका अमेरिका के साथ सऊदी अरबिया का एक पैक्ट भी साइन हो रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला होगा तो हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। और पाकिस्तान बेबस समझ लो या समझ लो कि उसने डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने की कोशिश करी या आदतन उसने समर्थन नहीं किया सऊदी अरबिया के साथ जंग करने वो बिल्कुल नहीं। हालांकि उसे कुछ मिलिट्री पर्सनल स्टेशन कर रहे काफी दिनों से खबर थी। तो ऐसे हालात में ईरान देखो, ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं बहुत ज्यादा ऋतु। कहने की बातें जरूर है, रिटोरिक क्रिएट करना, बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन असल मायने में सबको पता है कि अमेरिका के पास बहुत बड़ी पावर है। इस हालात में ईरान को जो सबसे सॉफ्ट और इजी टारगेट थे वो अमेरिकन बेसेस थे, उसने उनका नुकसान पहुंचाया। लेकिन मैं बात आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा दिनों तक मिडिल ईस्ट में ईरान से जितने भी मुस्लिम कंट्री वो खफा नहीं रह सकते। आपने देखा होगा खामनेई के अंतिम संस्कार में भी सऊदी अरबिया से और बाकी भी वो कंट्री जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, वहां से भी डेलीगेशन आए थे। तो उम्मा इनका सक्सेस हो या ना हो, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में ये भी मुस्लिम कंट्री तय करेंगे क्या अमेरिका वाकई में हमारी हिफाजत कर पाया है या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप है, थोड़ा अग्रेसिव है, वो सारे कंट्रीज को डरा के धमका के अपने साथ रखे हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही ट्रंप की हुकूमत अमेरिका में चेंज होगी, आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट और ग्लोबल ऑर्डर बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बदलने वाला है। क्योंकि इस युद्ध के बाद से अमेरिका की भी जो फजीहत हो रही है और जिस तरह से हो रही है, और बाकी भी कंट्रियों को जितना लॉस हुआ है इस डोनाल्ड ट्रंप की इन सब चीज़ों की वजह से, ये जो स्टेप लिए उन्होंने और ऑब्जेक्टिव भी उनका अचीव नहीं हो पाया ईरान युद्ध में, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। और आने वाले समय में हम नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को देखने वाले हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।